Hello all. Let's start the first topic of 12th standard, reproduction in organisms. Death is the ultimate truth of life. हर जिंदा ऑर्गेनिज्म को एक ना एक दिन यहाँ पे मरना है. The time that an organism spent on the earth since from its birth to natural death is called as lifespan of that organism. कोई भी ऑर्गेनिज्म उसके जन्म से लेके नेचुरल डेथ यानी एजिंग की वजह से होने वाली डेथ, एक्सीडेंटल डेथ नहीं आती है इसमें. तो दिस इज द लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लाइफ स्पैन. लाइफ स्पैन वैरीज फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज. आपको एनसीईआरटी में पेज नंबर 4 पे एक चार्ट दिया गया है जिसमें कुछ ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन दिए गए हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म के पूछे गए हैं. हम एक बार वो चार्ट देख लेते हैं. यहां पे फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है एलिफेंट. तो एलिफेंट का एवरेज लाइफ स्पैन होता है 60 to 90 इयर्स का. 60 to 90 इयर्स का. रोज प्लांट का लाइफ स्पैन होता है 5 to 7 इयर्स. 5 to 7 इयर्स का. डॉग का लाइफ स्पैन है 20 to 30 इयर्स. बटरफ्लाई का ऑलरेडी यहां पे दिया है 1 to 2 वीक्स. देन क्रो का लाइफ स्पैन होता है 15 इयर्स. और क्रो के ही नीचे पैरट है जिसका लाइफ स्पैन 140 इयर्स का है. अगर हम क्रो और पैरट के साइज को कंपेयर करें तो उनके साइज ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन लाइफ स्पैन में अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम्स का डिफरेंस है. मतलब पैरट का लाइफ स्पैन 10 गुना ज्यादा है क्रो के लाइफ स्पैन से. इट सिंपली मीन्स दैट कि साइज एंड लाइफ स्पैन्स आर नॉट रिलेटेड. सेम एग्जांपल हम कंपेयर कर सकते हैं मैंगो और पीपल ट्री का. दोनों के साइजेस ऑलमोस्ट कंपेरेबल है, लेकिन लाइफ स्पैन पीपल का बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू मैंगो. बनाना ट्री का लाइफ स्पैन है 25 इयर्स का. ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज है. देन काऊ का लाइफ स्पैन होता है 25 इयर्स का. फ्रूट फ्लाई का लाइफ स्पैन है 30 डेज का. 30 दिनों का लाइफ स्पैन होता है. हॉर्स का 60 इयर्स का लाइफ स्पैन होता है. 60 इयर्स. देन क्रोकोडाइल 60 इयर्स का लाइफ स्पैन ऑलरेडी गिवन है. राइस प्लांट एनुअल प्लांट है, एक साल में लाइफ स्पैन कंप्लीट कर लेता है. सो 3 to 4 मंथ्स का उसका लाइफ स्पैन होता है, 3 से 4 महीनों का. देन टॉर्टोइज 100 to 150 इयर्स ऑलरेडी गिवन है. एंड बनियान ट्री 200 इयर्स. इसके अलावा 2 और एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं. एक है सिक्विया, जिसे रेड वुड ट्री भी कहा जाता है. सिक्विया का लाइफ स्पैन वन ऑफ द लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन में से एक है. 3 से 4,000 सालों का, 3 to 4,000 इयर्स का लाइफ स्पैन है. दूसरा है लारिया ट्रिडेंटाटा. ये लारिया ट्रिडेंटाटा अब तक का सबसे ओल्डेस्ट ट्री है, जो यूएसए के कैलिफोर्निया में जिसपे रिसर्च की गई थी उसके लाइफ स्पैन पे, और उसका लाइफ स्पैन रिकॉर्ड किया गया था 11,300 इयर्स का. 11,300 इयर्स का अब तक का लॉन्गेस्ट लिविंग प्लांट है लारिया ट्रिडेंटाटा. नाउ एक एमसीक्यू है जो आपको कई सारे बुक्स में मिलेगा. एमसीक्यू ये है कि इंडिविजुअल डाइज बट स्पीसीज कंटिन्यू एंड द रीजन इज. इंडिविजुअल डाइज बट स्पीसीज कंटिन्यूज एंड द रीजन इज. तो करेक्ट आंसर उसका होता है, मार्क करना होता है, रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन इस वर्ड का अगर मीनिंग समझो तो री मीन्स अगेन, री मीन्स फिर से, एंड प्रोडक्शन मीन्स प्रोडक्शन और फॉर्मेशन. सो री मीन्स अगेन, प्रोडक्शन मीन्स फॉर्मेशन. सो इट इज फॉर्मेशन ऑफ लाइफ, न्यू लाइफ फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ. प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से यानी
प्री-एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से नया लाइफ यानी नए ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करना इज द रिप्रोडक्शन। होता क्या है, इस दुनिया में किसी भी ऑर्गेनिज्म का जन्म हुआ, उसके बाद वो ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है और उसके बाद उसकी डेथ होती है। लेकिन इस दौरान ये ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करके नेक्स्ट जनरेशन उस स्पीसीज का बना देते हैं। मतलब कोई एलिफेंट है, एलिफेंट का एक नया बेबी एलिफेंट का बर्थ होता है, वो एलिफेंट एक पर्टिकुलर एज तक ग्रो करके रिप्रोड्यूस करता है और बाद में एजिंग होने के बाद वो मर जाता है, और रिप्रोडक्शन से जो नया जनरेशन पैदा हुआ है वो भी फिर से सेम साइकिल को रिपीट करता है, बर्थ, ग्रोथ, डेथ। तो इस तरह से इंडिविजुअल तो डाई हो रहा है, उसके लाइफ स्पैन के साथ वो मर रहा है, लेकिन उसकी स्पीसीज नई जनरेशन की वजह से कंटिन्यू हो रही है, और इस तरह से उसके लाइफ स्पैन कंप्लीट होने पे ऑर्गेनिज्म तो मरता है, लेकिन स्पीसीज मिलियंस ऑफ द ईयर से कंटिन्यू हो रहे हैं और होते रहेंगे। सो वो जो क्वेश्चन है कि इंडिविजुअल डाइज एंड स्पीसीज कंटिन्यूज, द रीजन इज, उसका आंसर मार्क करना है रिप्रोडक्शन। देन डिपेंडिंग ऑन habitat and internal physiology of organism. Depending on the habitat and internal physiology of organism, there are two modes of reproduction. रिप्रोडक्शन के दो मोड्स है, उसमें पहला मोड है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। The first mode is asexual reproduction and second is sexual reproduction. डिफरेंस क्या है इसमें? asexual reproduction हमेशा यूनिपैरेंटल होता है। यूनि मतलब अकेला, सिंगल, और पैरेंट मतलब पैरेंट, तो यूनिपैरेंटल होता है विथ और विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स फॉर्म हो या ना हो, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा यूनिपैरेंटल होता है। गैमेट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो हमेशा बायपैरेंटल होता है। टू इंडिविजुअल्स ऑफ अपोजिट सेक्स पार्टिसिपेट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विथ फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स के फॉर्मेशन के साथ साथ उनका फ्यूजन होता है, और गैमेट के फ्यूजन से जाइगोट नाम का एक सेल बनता है जो नए ऑर्गेनिज्म के लाइफ की पहली सेल होती है। वहां से नया ऑर्गेनिज्म उसका लाइफ शुरू करता है। सो बेसिक डिफरेंस, यूनिपैरेंटल है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये बायपैरेंटल है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स फॉर्म हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्म होते ही है और फ्यूज भी होते हैं, और फ्यूजन का रिजल्ट है जाइगोट। Now, comparatively, asexual reproduction is common in the lower organism and plants, while sexual reproduction higher organisms में common है। Then, asexual reproduction जो है, it is simple and rapid processable। सिंपल है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम लोग आगे मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे तब आपको पता चलेगा। इट इज वेरी सिंपल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन एंड रैपिड है। व्हाइल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज स्लो एंड कॉम्प्लेक्स। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग्स हो रहे हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं वो सारे के सारे उनके पेरेंट से जीनोटिपिकली और फिनोटिपिकली दोनों में एग्जैक्टली रिजेंबल करते हैं। द ऑफस्प्रिंग्स और प्रोजेनी इन द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एग्जैक्टली सिमिलर टू दैट ऑफ द पेरेंट्स, इसलिए उनको क्लोन्स कहा जाता है। जो प्रोजेनी है, जो ऑफस्प्रिंग्स है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, उनको क्लोन्स कहा जाता है क्योंकि वो जीनोटिपिकली और फिनोटिपिकली दोनों में पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी होती है। इसका मतलब क्या? एग्जैक्ट कॉपी है मतलब नेक्स्ट जनरेशन में वेरिएशंस नहीं है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस
आने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। बहुत ही कम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर म्यूटेशंस है तो वेरिएशन आ सकते हैं, लेकिन म्यूटेशन ही काफी रेयर होते हैं। मतलब म्यूटेशन होने के चांसेस काफी रेयर होते हैं या उनका रेट ऑफ अपीयरेंस काफी लो होता है। इसलिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्रोजेनी जो है वो पेरेंट्स से रिजेंबल करती है, अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ म्यूटेशन। जब तक वहां पे म्यूटेशन नहीं है तब तक वो प्रोजेनी एग्जैक्टली पेरेंट्स से रिजेंबल करेगा और इसलिए उनको क्लोन्स कहा जाता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं है। यहाँ पे प्रोजेनी डज नॉट रिजेंबल विथ ईच अदर एंड विथ द पेरेंट्स, इसलिए यहाँ पे वेरिएशंस होते हैं। मतलब हर जनरेशन में वेरिएशंस होते हैं। वेरिएशंस अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। और आपको पता है इवोल्यूशन में नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू अच्छे वेरिएशन जो है वो जो वेरिएशन सर्वाइवल के लिए मदद करते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में पास होते हैं और इस तरह से स्पीसीज इवॉल्व होती जाती है। इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस है और वेरिएशंस का रोल इवोल्यूशन में होता है। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज हेल्पफुल इन द इवोल्यूशन। It play significant role in the process of evolution. Why इसका not significant? This is not significant. अभी हमने देखा कि डिफरेंसेस इन द सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो बायोपेरेंटल है, गैमेट का फॉर्मेशन और फ्यूजन वहां पे होता ही है। वाइल इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट फॉर्म हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते और वो यूनिपेरेंटल है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमन होता है लोअर ऑर्गेनिजम्स में, वाइल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन इन द हायर एंड ऑर्गेनिजम्स विद द कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। नाउ मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड्स और मैकेनिज्म्स के जिसके थ्रू अलग अलग ऑर्गेनिजम्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। तो फर्स्ट मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो होता है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन सिंपली एक सेल है वो डिवाइड हो गया, एक मदर सेल से दो डॉटर सेल प्रोड्यूस हो गया, दिस इज द रिप्रोडक्शन। तो जहां पे ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म है जिनमें दिस सेल डिवीजन इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। फर्स्ट इज, इसका एग्जांपल है ऑर्गेनिजम्स ऑफ और मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। हम सबको पता है मोनेरा इज द किंगडम ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जिसमें बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया आते हैं। सेकंड, मेंबर्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं। तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के जो किंगडम है उनके मेंबर सिंपली सेल डिवीजन से रिप्रोड्यूस करते हैं। अब एक बात मैं यहां पे क्लियर करना चाहता हूं, अगर ये सपोज एक सेल है, ये सेल है और इसने रिप्रोडक्शन के लिए इसमें डिवीजन सेल में इस सेल में डिवीजन हो गया और इससे दो डॉटर सेल्स बन गए। ये एक डॉटर सेल है, ये दूसरा डॉटर सेल है। तो अब पॉइंट ये है कि ये डॉटर सेल बन गया, मतलब ये सेल अब नहीं रहा, ये सेल इसमें डिवाइड हो गया है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें नेचुरल डेथ नहीं होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स डोंट हैव नेचुरल डेथ। जब उनका लाइफ स्पैन कंप्लीट होता है तब वो मरने की बजाय डिवाइड होके नए डॉटर सेल्स बनाते हैं और वहां से नई जनरेशन की लाइफ साइकिल शुरू हो जाती है। मैं फिर से कह रहा हूं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मरते नहीं है, वो डिवाइड होके नई जनरेशन बनाते हैं और वो जनरेशन लाइफ वहां से कंटिन्यू करती है ना। सेकेंड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन ये जो बाइनरी फिजन है, बाय मतलब दो तो और फिजन मतलब डिवीजन। तो यहां पे पहले तो मैं इसके एग्जांपल बता देता हूं। अमीबा एंड पैरामीशियम आर द एग्जांपल्स ऑफ बाइनरी फिजन। ये बाइनरी फिजन के एग्जांपल है। इसमें होता क्या है इसके लिए हम एक स्लाइड देख लेते हैं। दिस डायग्राम शोज द बाइनरी फिजन इन अमीबा। तो ये मदर अमीबा सेल है,
इसमें यहाँ पर आप देख सकते हो कि सीडोपोडिया बाहर निकले हुए। सीडोपोडिया उनके लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं। दीज आर जस्ट द एक्सटेंशंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, टेम्पररी होते हैं। जब सेल को रिप्रोड्यूस करना होता है तब ये सेल सीडोपोडिया विथड्रॉ कर लेता है, अंदर ले लेता है। तो ये नेक्स्ट डायग्राम में आपको दिखेगा कि सीडोपोडिया अंदर जा चुके हैं, यहाँ पे नहीं है प्रोमिनेंट। देन यहाँ पे मिडल में कंस्ट्रिक्शन डेवलप होने लगता है। वो कंस्ट्रिक्शन धीरे 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 प्रोमिनेंट होते जाता है। यहाँ पे काफी प्रोमिनेंट कंस्ट्रिक्शन आपको दिखेगा और वो कंस्ट्रिक्शन प्रोमिनेंट होते 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 फाइनली उस मदर सेल को डिवाइड कर देता है, ब्रेक कर देता है दो डॉटर सेल्स में। इस तरह से एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो चुका है। दिस इज द बाइनरी फिजन। और यहां पे इसके एग्जांपल अमीबा और पैरामीशियम होते हैं। अब एक कॉमन सा सवाल आपके दिमाग में आता होगा कि यहां पे भी दो सेल बन रहे हैं और यहां पे भी दो सेल बन रहे हैं, तो व्हाट इज द डिफरेंस इन द बिटवीन द बाइनरी फिजन एंड माइटोसिस? तो फर्स्ट डिफरेंस ये होता है कि बाइनरी फिजन में स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होता है। स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होता है बाइनरी फिजन में। सेकेंड इज जो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो हम देख रहे थे डिफरेंसेस बिटवीन द माइटोसिस एंड बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होता है जो कि माइटोसिस में होता है। देन बाइनरी फिजन जो है वो रिलेटिवली सिंपल प्रोसेस है और रैपिड है माइटोसिस के कंपेरेटिव। माइटोसिस कॉम्प्लेक्स होता है और उसमें काफी ज्यादा वक्त भी लगता है। इट इज माइटोसिस इज अ स्लो प्रोसेस। तीसरा मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बर्डिंग। द थर्ड मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बर्डिंग। बर्डिंग में दो टाइप्स होते हैं। एक एक्सोजीनस बर्डिंग एंड दूसरा एंडोजीनस बर्डिंग। एक्सोजीनस जो बर्डिंग है उस एक्सोजीनस बर्डिंग में बर्ड बॉडी के, उसके नाम में ये कि बर्ड जो है वो बॉडी पे आता है, बॉडी सरफेस पे आता है। और इसके दो एग्जाम्पल्स हैं। एक होता है यूनिसेलुलर फंगस ईस्ट में और दूसरा होता है हाइड्रा में। ईस्ट यूनिसेलुलर है तो उसमें ये एक सेल है। इस एक सेल के सरफेस पे एक छोटा सा स्वेलिंग अपियर होता है, इसे बर्ड कहा जाता है। ये बर्ड धीरे धीरे ग्रो होके मैच्योर होता है और फाइनली पेरेंट बॉडी से डिटैच होके नए ईस्ट में, नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होके उसकी लाइफ साइकिल शुरू हो जाती है वहां पे। सेकेंडली हाइड्रा जो है, हाइड्रा में ये सपोज हाइड्रा का पेरेंट बॉडी है। इस पेरेंट बॉडी के सरफेस पे एक्सोजीनसली एक छोटा सा स्वेलिंग आता है, उसे बर्ड कहा जाता है। धीरे धीरे ये बर्ड मैच्योर होता जाता है तो ये पेरेंट हाइड्रा हुआ। यहां पे वो जो बर्ड है वो मैच्योर होके फाइनली पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाता है। ये जो मैच्योर बर्ड है वो पेरेंट बॉडी से डिटैच होके नए हाइड्रा के फॉर्म में लाइफ कंटिन्यू करता है, लाइफ साइकिल शुरू कर देता है। तो दोनों में बॉडी सरफेस पे बर्ड आ रहा है, इसलिए एक्सोजीनस बर्डिंग का वो एग्जाम्पल है। एंडो मतलब अंदर। तो एंडोजीनस जो बर्डिंग है वो पाया जाता है स्पॉन्जेस में। एंडोजीनस बर्डिंग इज प्रेजेंट इन स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस में जेम्यूल फॉर्मेशन इज द एग्जाम्पल ऑफ एंडोजीनस बर्डिंग। ये जो जेम्यूल क्या होता है, तो स्पंज के बॉडी के अंदर वो फॉर्म हो रहा है, इसलिए एंडोजीनस। और इट इज जस्ट लाइक अ बर्ड। तो होता क्या है, स्पंज में आर्कियोसाइट्स नाम के कुछ सेल्स होते हैं। आर्कियोसाइट्स ऑफ द स्पंज जब भी अनफेवरेबल कंडीशंस होते हैं तब वो ग्रुप बना लेते हैं। ये आर्कियोसाइट्स नाम के सेल्स का ग्रुप हो गया। अब कंडीशंस अनफेवरेबल है तो इनको प्रोटेक्ट करना होगा। तो प्रोटेक्शन के लिए अमीबोसाइट्स नाम के सेल्स होते हैं स्पंज में। वो अमीबोसाइट्स इन आर्कियोसाइट्स के आसपास एक काइटिन का लेयर बना देते हैं। काइटिन नेचर में मिलने वाले स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल में से, हार्डेस्ट मटेरियल में से एक है। तो ये अंदर आर्कियोसाइट्स का ग्रुप है
उसके बाहर ये काइटिन का कवर ही है। अब इस जेम्यूल को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे थॉर्न्स जैसे, स्पाइन्स जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स बनते हैं, कांटों जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स यहां पे बनते हैं पूरे सरफेस पे। इन स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है मोनैक्सॉन स्पाइक्यूल, मोनैक्सॉन स्पाइक्यूल्स। क्या फंक्शन होता है मोनैक्सॉन स्पाइक्यूल का? तो मोनैक्सॉन स्पाइक्यूल जो है वो प्रोटेक्शन करते हैं इस जेम्यूल का, देन दे आर प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। उसके बाद यहां पे अंदर जो सेल है ऑब्वियसली वो मेटाबोलाइज करेंगे और मेटाबॉलिज्म से कुछ वेस्ट जनरेट होगा जो बाहर डिलीवर होना जरूरी है, अदरवाइज अंदर के सेल को उससे पॉइजनिंग हो सकती है। तो वो बाहर जाने के लिए और इन सेल्स को जिंदा रहने के लिए फूड की भी जरूरत होगी, रिस्पायरेटरी गैसेस की भी जरूरत होगी। तो रिस्पायरेटरी गैसेस अंदर आने के लिए एक ओपनिंग यहां पे होती है, उस ओपनिंग का नाम है माइक्रोपाइली। दिस इज द माइक्रोपाइली. Micropyle is the opening which delivers the food and the respiratory gases into the gemule, inside the gemule, and exports the waste generated inside the gemule to the outer side. Now, next is regeneration. Next is the regeneration. अब regeneration में दो चीजें पता होना आपको जरूरी है. पहला होता है इपीमॉर्फोसिस, और दूसरा होता है मॉर्फालैक्सिस. पहला है इपीमॉर्फोसिस और दूसरा है मॉर्फालैक्सिस. इपीमॉर्फोसिस का मतलब क्या है? तो इपीमॉर्फोसिस मतलब अगर किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी का कोई एक हिस्सा, कोई एक पार्ट लॉस्ट होता है और वो फिर से रीजनरेट होता है तो उसे इपीमॉर्फोसिस कहा जाता है. जैसे कि आप सबको पता होगा वॉल लिजार्ड जो है, वॉल लिजार्ड जो होती है, उस वॉल लिजार्ड में उसका टेल एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइवल के लिए उसको जब थ्रेट लगे, एक्सट्रीमली थ्रेटफुल कंडीशंस में वो उसका टेल लूज कर देता है और बाद में वो टेल रीजनरेट होता है. तो जब अब उस वॉल लिजार्ड में सिर्फ एक पार्ट रीजनरेट किया जा रहा है तो इसे इपीमॉर्फोसिस कहा जाता है. तो इपीमॉर्फोसिस में सिर्फ एक पार्ट रीजनरेट हो रहा है, इसलिए इपीमॉर्फोसिस इज नॉट अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड नहीं है, लेकिन ये रीजनरेशन का सब टाइप है. तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये जो मॉर्फालैक्सिस है, इस मॉर्फालैक्सिस में होता क्या है? अ सिंगल फ्रैगमेंट कैन जनरेट एंटायर ऑर्गेनिज्म. सिंगल फ्रैगमेंट एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म जनरेट करता है. किस में होता है? एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल बहुत सारे आपको याद रखना है. प्लानारिया एंड दूसरा एग्जाम्पल याद रखना है हाइड्रा. एक्चुअली रीजनरेशन जो है वो पहली बार डिस्कवर हुआ था हाइड्रा में. रीजनरेशन फर्स्ट टाइम हाइड्रा में ऑब्जर्व किया गया था और उसके बाद बहुत कई सारे एग्जांपल्स उसके मिलते हैं. तो प्लानारिया जो है, प्लानारिया एक फ्लैट वर्म है और इस प्लानारिया में रीजनरेशन कैसे होता है? तो प्लानारिया की ये जो बॉडी है इसके फ्रैगमेंट्स होते हैं और हर फ्रैगमेंट नए प्लानारिया में कन्वर्ट होता है. ये एंटीरियर फ्रैगमेंट है, ये प्लानारिया बना लेगा, मिडिल प्लानारिया नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा और पोस्टीरियर भी नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा. तो ईच फ्रैगमेंट डेवलप्स इनटू द कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, होल ऑर्गेनिज्म. इस टाइप के रीजनरेशन का कहा जाता है मॉर्फोलैक्सिस. और मॉर्फोलैक्सिस इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नॉट द इपीमॉर्फोसिस, क्योंकि इपीमॉर्फोसिस में सिर्फ जिंदा ऑर्गेनिज्म के बॉडी का लॉस्ट पार्ट रीजनरेट होता है, पूरा ऑर्गेनिज्म रीजनरेट नहीं हो रहा है. इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स बना लेते हैं, जैसे कि ज़ूस्पोर्स है. ज़ूस्पोर्स होते हैं क्लैमाडोमोनास में. ज़ूस्पोर्स होते हैं क्लैमाडोमोनास में.
ये जूस्पोर्स मोटाइल होते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स है जूस्पोर्स। और ये क्लैमाइडोमोनास एक अलगा है, क्लैमाइडोमोनास इज एन अलगा, तो इसमें जूस्पोर्स बनते हैं। दूसरा एग्जांपल है कोनिडिया। कोनिडिया भी स्पोर्स ही होते हैं जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बनाए जाते हैं। कोनिडिया ये वर्ड आता कहां से है, तो ये कोनिडिया ये जो वर्ड है, ये कोनिडिया वर्ड आया है कोनस से, KONUS। कोनस का मतलब होता है डस्ट। तो ये कोनिडिया डस्ट पार्टिकल जैसे माइक्रोस्कोपिक होते हैं। और कौन बनाता है, तो इन्हें बनाता है पेनिसिलियम नाम का फंगस। ये जो पेनिसिलियम नाम का फंगस है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कोनिडिया बनाता है। देन फिर से एक बार देख लेते हैं। सेल डिवीजन इज द मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मोनेरा एंड प्रोटिस्टा किंगडम के मेंबर्स में। बाइनरी फिजन अमीबा और पैरामीशियम में होता है। बड़ी बॉडी के सरफेस पे है तो एक्सोजिनस बड़ी, बॉडी के अंदर बड़ प्रोड्यूस होता है, इंटरनल बड़ अगर प्रोड्यूस होता है तो एंडोजिनस बड़ी। एक्सोजिनस का एग्जांपल है ईस्ट, दूसरा है हाइड्रा। एंडोजिनस का एग्जांपल कई सारे फ्रेश वाटर स्पंज जिनमें जेम्यूल फॉर्म होता है। जेम्यूल में आर्कियोसाइट्स ग्रुप बनाते हैं, अमीबोसाइट काइटिन की कवरिंग बनाता है। मोनोएक्सॉन स्पाइक्यूल जो होते हैं कांटों की तरह, वो प्रोटेक्शन के लिए है। उसके बाद माइक्रोपाइली जो है वो फूड अंदर डिलीवर करके वेस्ट बाहर डिलीवर करने के लिए है। रीजनरेशन में दो टाइप है, उसमें का सिर्फ मॉर्फोलैक्सिस ही मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इपीमॉर्फोसिस मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं है। क्यों? क्योंकि इपीमॉर्फोसिस में अगर एक पार्ट अलग होता है तो वो पार्ट ही रीजनरेट हो रहा है, ऑर्गेनिज्म रीजनरेट नहीं हो रहा। तो और अगर किसी पार्ट से पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है तो उसे मॉर्फोलैक्सिस कहा जाता है। मॉर्फोलैक्सिस में इट इज अ मॉर्फोलैक्सिस। देन मॉर्फोलैक्सिस में एक फ्रैगमेंट डेवलप्स इनटू द एंटायर ऑर्गेनिज्म। एग्जांपल है प्लानारिया, हाइड्रा में सबसे पहले रीजनरेशन नोट किया गया था। देन जूस्पोर जो है वो क्लैमाइडोमोनास नाम का अलगा प्रोड्यूस करता है। देन कोनिडिया जो है वो पेनिसिलियम नाम का फंगस प्रोड्यूस करता है। कोनिडिया डस्ट लाइक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। दिस स्लाइड शोज द बर्डिंग इन ईस्ट। ये ईस्ट का सेल है। मैच्योरिटी के बाद यहाँ पे सरफेस पे एक छोटा सा स्वेलिंग आता है। वो स्वेलिंग धीरे धीरे मैच्योर होके बाद में पेरेंट सेल से डिटैच होके नए ईस्ट के फॉर्म में लाइफ शुरू कर देता है। दिस इज द बर्डिंग। इन दिस स्लाइड दिस डायग्राम शोज द जूस्पोर्स प्रोड्यूस्ड बाय क्लैमाइडोमोनास। क्लैमाइडोमोनास जो जूस्पोर प्रोड्यूस करते हैं, these are the zoospores. These are the structures produced by the Chlamydomonas for the asexual reproduction. Then Conidia पेनिसिलियम प्रोड्यूस करता है। तो ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स है यहाँ पे, these are the Conidia. This is the gemule. अंदर ये आर्कियोसाइट्स है। यहाँ पे जो ऑरेंज कलर के दिख रहे हैं वो मोनोएक्सॉन स्पाइक्यूल्स है। और उसके बाद यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ये माइक्रोपाइली है। ये अंदर फूड डिलीवर करेगा और वेस्ट फूड और रिस्पिरेटरी गैसेस डिलीवर करेगा और अंदर से वेस्ट बाहर एक्सपोर्ट कर देगा। द टर्म असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन इन एनिमल्स एंड लोअर ऑर्गेनिजम्स, बट इन प्लांट्स द टर्म वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज कॉमनली यूज्ड। प्लांट्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ये वर्ड कॉमनली यूज होता है। अब द स्ट्रक्चर्स ऑफ प्लांट्स विच आर यूज्ड फॉर द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड एज वेजिटेटिव propagules. These are the structures which are used by the plants for the propagation, यानी रिप्रोडक्शन या मल्टीप्लिकेशन। तो कौन से ऐसे स्ट्रक्चर है जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन के लिए यूज होते हैं? तो इसमें फर्स्ट इज रनर। क्या होता है रनर? तो कोई एक प्लांट है
मैं इस लेक्चर के एंड में आपको इन सारे स्ट्रक्चर के स्लाइड्स दिखाने ही वाला हूं, लेकिन तब तक के लिए हम डायग्राम पे समझ लेते हैं। तो सपोज ये प्लांट है, तो यहां पे लोएस्ट नोड से एक हॉरिजॉन्टल ब्रांच जैसा स्ट्रक्चर निकलता है जो जमीन के ऊपर से रन होता है। उसपे कई सारे नोड इंटरनोड होते हैं और हर नोड से नया प्लांट अराइज हो सकता है या होता है। सो ऐसा जो स्ट्रक्चर है उसे रनर कहा जाता है। तो रनर का एग्जाम्पल क्या याद रखना है आपको? याद रखना है लॉन ग्रास। लॉन्स पे जो ग्रास होता है, दैट ग्रास इज द एग्जाम्पल ऑफ रनर। उनमें रनर नाम का स्ट्रक्चर होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए। इसके अलावा ऑक्सैलिस में भी रनर यूज होता है फॉर द पर्पज ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सेकेंड, ऑफसेट। ऑफसेट क्या है? ऑफसेट इज सिंगल इंटरनोड लॉन्ग रनर present in aquatic plants। पानी में जो प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स में रनर जैसा ही एक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है, लेकिन वो सिर्फ एक इंटरनोड लॉन्ग होता है और यहां से इस नोड से, ये इंटरनोड है और ये नोड है, रनर जो है वो इसके आगे भी ग्रो करता है जमीन पे। ऑफसेट पानी में ही होता है और पानी में नोड के ऊपर यहां पे दूसरा प्लांट बन जाता है। एग्जाम्पल क्या है इसका? इसका एग्जाम्पल है वाटर हायासिंथ एंड दूसरा एग्जाम्पल है वाटर लिट्यूस। वाटर हायासिंथ एंड वाटर लिट्यूस। वाटर हायासिंथ का एक और नाम होता है इकॉर्निया। इकॉर्निया। और इसको एक और नाम है टेरर ऑफ बंगाल। टेरर ऑफ बंगाल। इट इज द मोस्ट इन्वेसिव एक्वेटिक वीड। सबसे ज्यादा इन्वेसिव, सबसे रैपिडली फैलने वाला एक्वेटिक वीड है ये इंडिया में आया कैसे? तो इसके जो फ्लावर्स है वो फ्लावर्स काफी ब्यूटीफुल होते हैं, इसलिए उन फ्लावर की वजह से एक ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए कोई इसे इंडिया में लेके आया था और ये उसके बाद फैलता गया और फैलता ही गया। तो ये वाटर हायासिंथ या टेरर ऑफ बंगाल, ये जिस भी वाटर बॉडी पे ग्रो करता है तो बहुत रैपिडली पूरा सरफेस ऑक्यूपाई कर लेता है उस वाटर बॉडी का। कोई तालाब है या फिर उसके जैसी कोई भी वाटर बॉडी है, लेक हो या छोटा कुछ पानी का कोई डैम हो, तो वहां पे ये बहुत रैपिडली सरफेस पे, उसके नीचे जो पानी है उस पानी में जो ऑक्सीजन लेवल है वो ऑक्सीजन लेवल वो अंदर के पानी में ऑक्सीजन नहीं रहता और उसमें जो भी ऑर्गेनिजम्स है, एनिमल्स है, फिश जैसे, वो मर जाते हैं। देन नेक्स्ट इज बल्ब। बल्ब का एग्जाम्पल है अनियन एंड गार्लिक। अनियन और गार्लिक जो होते हैं दे आर दी अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशंस है। वो स्टेम के साथ साथ उनमें मतलब वहां पे स्टेम का भी, ये अनियन और गार्लिक्स आर द एग्जांपल्स ऑफ स्टेम एंड लीफ मॉडिफिकेशंस। कैसे? इसके लिए आपको देखना होगा लेक्चर ऑन द मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि अनियन और गार्लिक में मॉडिफाइड लीव्स और मॉडिफाइड स्टेम कहां पे होते हैं। तो बल्ब जो है वो बल्ब का एग्जाम्पल है अनियन एंड गार्लिक, जो कि यूज होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। देन सेकेंड इज बल्बिल। बल्बिल क्या है? तो बल्बिल एक बर्ड लाइक मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर होता है जो अगेव नाम के प्लांट में प्रोड्यूस होता है, अगेव में। देन राइजोम्स। राइजोम्स अंडरग्राउंड स्टेम का जो मॉडिफिकेशन है उसको राइजोम कहा जाता है और उस अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन, उस स्टेम से, उस राइजोम से
एडवेंटिशियस रूट्स निकलते हैं और ये अंडरग्राउंड स्टेम यूज होता है नए प्लांट के प्रोडक्शन के लिए। इसके एग्जाम्पल है टर्मेरिक, देन जिंजर एंड बनाना। जिंजर और टर्मेरिक्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द राइजोम। राइजोम क्या है? अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन है। आपको स्लाइड्स देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। तो टर्मेरिक, जिंजर एंड बनाना आर द एग्जाम्पल्स ऑफ राइजोम, जो राइजोम के थ्रू वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करते हैं। ब्रायोफाइलम जो प्लांट है, उस ब्रायोफाइलम में लीफ में ये जो नॉचेस है, ये जो नॉचेस दिख रहे हैं, इन नॉचेस से एडवेंटिशियस रूट्स निकलते हैं। अब रूट्स निकल रहे हैं मतलब बाकी स्ट्रक्चर्स भी निकल सकते हैं, तो इसलिए ये लीव्स जो होते हैं दे कैन बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइलम में यूज होता है वो लीफ। देन द लास्ट इज सकर। सकर क्या है? तो सकर, जैसे हमने देखा कि एक प्लांट है और प्लांट के लोवेस्ट नोड से हॉरिजॉन्टल ब्रांच निकलता है जिसे हम रनर कहते हैं। अगर ये रनर जमीन के नीचे से रन करे तो वो सकर बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये प्लांट है, ये इसकी ये रूट्स है नीचे और यहां पे सॉइल है, तो नीचे से, जमीन के नीचे से हॉरिजॉन्टल ब्रांच निकलता है। ऑब्वियसली स्टेम का हिस्सा है, नीचे स्टेम का हिस्सा है, उस नोड से ये ब्रांच निकल रहा है और किसी पॉइंट पे बाहर निकलता है, वहां से नया प्लांट ग्रो कर लेता है, नए प्लांट में ग्रो कर लेता है। तो ये जो एग्जाम्पल है वो सकर का है। सकर इज अ अंडरग्राउंड रनर। एग्जाम्पल सकर का होता है मिंट एंड क्राइजेंथेमम। Chrysanthemum is the example, are the examples of sucker. This diagram shows the offset in E. cornea यानी water hyacinth and pistia means water lettuce। तो यहाँ पे एक सिंगल इंटरनोड लॉन्ग स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हो रहा है जिसे ऑफसेट कहा जाता है, और उसके आगे का जो नोड है वहां से नया प्लांट प्रोड्यूस हो रहा है। देन सेकेंड एग्जांपल, these are the bulbils in the agave. Bulbils are the multicellular bird-like structures used for the purpose of asexual reproduction. एग्जाम्पल याद रखना है agave. This is the rhizome. राइजोम जो है वो अंडरग्राउंड स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है। अब ये स्टेम है तो इस पे कई सारे नोड, इंटरनोड हो गए। नोड से आप यहां पे देख सकते हो कि स्केल लीव्स यानी टाइनी माइन्यूट लीव्स, बर्ड्स और एडवेंटिशियस रूट्स अराइज हो रहे हैं। अब यहाँ पे लीफ अराइज हो रहा है, बर्ड अराइज हो रहा है, एडवेंटिशियस रूट्स अराइज हो रहे हैं। मतलब आप इस स्टेम को नए प्लांट के कल्टीवेशन के लिए, इस प्लांट के प्रोपागेशन के लिए यूज कर सकते हो। दिस राइजोम इज द वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल इन द बनाना, देन जिंजर एंड टर्मेरिक। दिस इज द सकर। सकर जो है एक नोड से निकला हुआ अंडरग्राउंड ब्रांच होता है जो कहीं से जमीन के ऊपर आके नए प्लांट को प्रोड्यूस करता है। अब ऐसा ही ब्रांच अगर जमीन के ऊपर प्रोस्ट्रेटली रन करे तो उसे रनर कहा जाता है, और रनर अगर पानी में प्रोड्यूस होता है और सिर्फ सिंगल इंटरनोड लॉन्ग है तो उसे ऑफसेट कहा जाता है। रनर का एग्जाम्पल है लॉन ग्रास, सकर का एग्जाम्पल है मिंट एंड क्राइजेंथेमम, वही ऑफसेट का एग्जाम्पल है वाटर लेट्यूस यानी पिस्टिया एंड वाटर हायसिंथ यानी ई कॉर्निया। दिस इज द डायग्राम फ्रॉम द एनसीईआरटी। यहाँ पे पोटैटो का स्ट्रक्चर है। पोटैटो क्या है? तो पोटैटो इज अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन है, वो ट्यूबर होता है। और इस पोटैटो पे आपने कई बार देखा होगा कि छोटे छोटे आईज होते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स आते हैं। ये आईज ऑफ पोटैटो हो या ये जो राइजोम है उस राइजोम से निकलने वाली ये एडवेंटिशियस रूट हो या लीफ लाइक स्ट्रक्चर हो या बर्ड हो, ये सारे स्ट्रक्चर मतलब आईज ऑफ पोटैटो, एडवेंटिशियस रूट्स ऑफ राइजोम
ऑल दीज स्ट्रक्चर्स अराइज फ्रॉम द नोड्स, नोड से ही अराइज होते हैं एंड उनको वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए यूज भी किया जा सकता है. देन दिस इज द डायग्राम ऑफ बल्बिल इन द अगेव, अगेव का ये बल्बिल है. देन दिस इज द लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम, जिसमें यहाँ पे लीफ के नॉचेस से एडवेंटिशियस रूट्स निकल रहे हैं. एंड लास्ट डायग्राम इज ऑफ द ऑफसेट इन द वाटर हायासिंथ. थैंक यू.